हाँ तो क्लास वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल जो सिलेबस में नहीं है फिर भी हमने आपको बता रखा है पूरा डिटेल में। लास्ट में आपका नर्स इक्वेशन ख़त्म हुआ, स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी आपने पढ़ रखा है। तो काफ़ी बातें हम लोग पढ़ रखे हैं और लोग क्लास में आ जाएं तो फिर आज का नया टॉपिक आपका मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। नीचे केवल अपना नाम आप लिखते जाएंगे, नाम लिखना कंपलसरी है ना। स्कूल लिखो ना लिखो लेकिन नाम तो ज़रूर लिखिए आप का नाम क्या है। और भी ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भेज दीजिए और मैं क्लास आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलमोस्ट आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है। कल तक आपका पूरा ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ सेल। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेल। सेल के अंदर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग देखेंगे। सेल के अंदर करंट के फ्लो को हम लोग देखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपका इसी से रिलेटेड है। तो अगर हम दोनों सेल को देखेंगे, चाहे हमारा गैल्वेनिक सेल हो चाहे हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो ड्राइविंग फोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और जो गैल्वेनिक सेल है उसका ड्राइविंग फोर्स होता है केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि दोनों सेल, चाहे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें चाहे हम गैल्वेनिक सेल की बात करें, किसी भी सेल की हम बात करेंगे, दोनों सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। दोनों सेल में आपका करंट आपका जनरेट हो रहा है। दोनों सेल में आपका करंट जनरेट हो रहा है। एक में करंट है, एक में करंट जनरेट हो रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो बोथ आर सेल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर दोनों सेल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम लोग यहाँ ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से आता है। अगर हम ओम्स लॉ को फिर से डिफाइन करते हैं, और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ा है, ओम्स लॉ में पढ़ा है कि ओम्स लॉ कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट कहता है कि जो भी करंट इसके अंदर जनरेट होगा, चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेके समझाया है, गैल्वेनिक सेल लेके भी समझ सकते हो, किसी किसी टेक्स्ट बुक में गैल्वेनिक सेल को लेके भी इसी बात को समझाया गया है। तो इसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चाहे आपका गैल्वेनिक सेल लिया जाए चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया जाए। ओम्स लॉ तो हर जगह अप्लीकेबल होगा, जहाँ भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दोनों जगह करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि दोनों सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वहाँ आपका करंट जनरेट होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात हम आप जानते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है कि नहीं। तो जब भी हम कहीं भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, जैसे कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल करंट इज साइक्लिक प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड है, ना कि पोटेंशियल करंट पे डिपेंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो करंट घटेगा एकदम, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यही पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा तो करंट घटेगा। तो इलेक्ट्रिकल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी हम कहीं प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग क्या लाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आई इक्वल टू आपका निकल के आएगा, इक्वल का साइन आएगा, और यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको 1/r कहते हैं। 1/r इंटू वी। 1/r एक कांस्टेंट आएगा, जहाँ r को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टेंस कहते हैं। और रजिस्टेंस होता क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है। व्हाट इज द रजिस्टेंस। रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंडक्टेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को कहीं ना कहीं रोके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। तो अब देखिए आई इक्वल टू 1/r इंटू वी आपका आ जाएगा। 1/r आपका एक कांस्टेंट है, आर को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और अगर हम इसको और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलके तैयार हो जाएगा V इक्वल टू IR। और आपने यही बात हमेशा देखा होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ओम, अगर हम कहते हैं आर की यूनिट की बात करें तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी, V/I हो जाएगी। वी की यूनिट आपको पता है, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। और करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर होता है।
ये बात आपको अच्छी तरह से आता है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा। वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स कहते हैं, ओम कहते हैं। और ये आपका सिंबल है, ये आपका सिंबल है। और इस तरह से आपने रेजिस्टेंस की यूनिट को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। रेजिस्टेंस की यूनिट को आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और ये आपका ओम्स लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में मैंने आपको अभी बताया। अभी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, लेकिन एक आपका जो होता है बेस बन के तैयार हो गया। ओम्स लॉ आपको पता था, ओम्स लॉ आपने एक बार फिर से देखा। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आई, यहाँ तक सारी बातें आप समझ रहे हो ना अच्छी तरह से बेटा। तो अगर यहाँ तक पूरी बातें समझ रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, थोड़ा सा मिटाता हूँ। केवल मैं आपके सामने ओम्स लॉ ऐसे लिख देता हूँ, I इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू वी, और R की यूनिट को मैं लिख देता हूँ ओम, बस, है ना, जिसको ओम कहते हैं। इतना मैं लिखता हूँ, इतना हम लोग काफ़ी आगे चल के हेल्प आएगा। तो ये आपका ओम्स लॉ को मैंने दिखाया बता के, और वेरिफिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में ये आपने कर रखा होगा। हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रिस्पेक्ट में देखना है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कितना मोटा है, कितना पतला है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर हम इसमें देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया जिसको हम लोग ए कहते हैं, और ये आपका एल जो मैंने यहाँ लिख रखा है, एल क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अब आपको एक बात अच्छी तरह से आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया से आप समझते हो, बहुत अच्छे से समझते हो। अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा है और क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको आपने पढ़ रखा है। लेकिन आपने वायर के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, यहाँ वायर के रिस्पेक्ट में नहीं, हम सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। यहाँ एल क्या है, एल है सेपरेशन डिस्टेंस, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, इलेक्ट्रोड का। वहाँ क्या पढ़ते थे, लेंथ ऑफ वायर पढ़ते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम किसका पढ़ते थे, वायर का पढ़ते थे। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ किसका है, इलेक्ट्रोड का है, और जो एल है वो आपका सेपरेशन डिस्टेंस है किसके बीच का, इलेक्ट्रोड का। तो बातें वही है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल, resistance is directly proportional to separation distance between the electrode. Resistance is directly proportional to separation distance between electrode. जितना ज़्यादा आप इसके डिस्टेंस को बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप इनके बीच के गैप को बढ़ाओगे, आपका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा डेवलप होगा, करंट का फ्लो होना उतना क्या होगा, आपका कम होगा। क्यों, देख लीजिए, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। तो अगर हम सेपरेशन डिस्टेंस, जो आपका इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हुए चले जाते हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये बात आपको पता है। दूसरा हम फैक्टर देखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, बहुत पतला है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है एनोड कैथोड में से कोई एक आपका क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये पता है आपको। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो फिर से यहाँ इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल साइन के साथ यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको रो कहते हैं, रो इज इंटू एल अपॉन ए। और इस रो को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम रो को क्या कहते हैं, रो को हम कहते हैं रजिस्टिविटी।
दिस रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। इस रो को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। और ये कांस्टेंट आया है जब हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को देखे हैं। तो इतनी बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए आप, मैं हट गया हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया, इसको मिटा दें, इसको देख लीजिए। तो हम अभी तक कहाँ पहुँचे, ये सारी बातें मैं मिटाता हूँ। जो रिजल्ट आया है उसी को मैं लिखता हूँ, केवल रिजल्ट को लिखता हूँ, उसी रिजल्ट से जो भी कंक्लूड होगा। रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये मुझको रिजल्ट मिलके तैयार हुआ, जहाँ आपका रो रजिस्टिविटी है। और अगर हम इसके यूनिट को फाइंड करते हैं बेटा, अगर हम यूनिट किसकी फाइंड करते हैं, यूनिट रो की यूनिट को फाइंड करते हैं। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, क्या करना चाहता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यू इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो क्या है आपका एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट कहते हैं, इस सेल का कांस्टेंट मतलब जिस रिस्पेक्ट में आपका एल बढ़ेगा घटेगा, अगर उसी रिस्पेक्ट में आपका सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड का घटे बढ़े, तो आने वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ लेंथ ऑफ वायर, आपका लेंथ ऑफ वायर हो जा रहा है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड अगर 2 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना है, 4 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड 4 मीटर स्क्वायर है। तो आपका सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, देख लीजिए, 1/2 मीटर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अब इसी रिस्पेक्ट में हम हमेशा घटाएं बढ़ाएं, मतलब ये 2 था, अभी हमने इसको 4 कर दिए, 4 मीटर, यहाँ आपने कर दिया 8 मीटर स्क्वायर, तब भी आंसर 1/2 मीटर आ रहा है। तो अगर सेम रिस्पेक्ट में लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, सेम रिस्पेक्ट में सेपरेशन डिस्टेंस को बढ़ाएं, और उसी रिस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएं घटाएं, तो अगर इस दोनों का रेशियो घटाने बढ़ाने का, रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज करने का सेम है, तो आने वाली वैल्यू यहाँ क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। और इस कांस्टेंट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। आगे चल के ये काफ़ी काम आने वाला है। तो जो रिजल्ट के फॉर्म में मुझको मिल रहा है, उसको मैं यहाँ छोटा छोटा करके क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। अब यूनिट किसकी फाइंड करते हैं हम लोग, रजिस्टिविटी का फाइंड करते हैं, रो का यूनिट फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, आर इंटू ए अपॉन एल, ये आपका निकल के आएगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है आपका, ये आपका इसका यूनिट तो आपको पता है, इसका यूनिट ओम है। एरिया जो आपका क्रॉस सेक्शन है इलेक्ट्रोड का, उसकी यूनिट क्या है आपका, एम स्क्वायर है। और लेंथ जो है आपका, सेपरेशन डिस्टेंस जो है आपका, उसका यूनिट क्या है, एम है। एम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो हमको क्या मिला, रजिस्टिविटी का यूनिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम इंटू मीटर कहते हैं। होपफुली आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कि नहीं समझ में आई। ओम्स लॉ को हमने अप्लाई किया, नया कुछ नहीं बताया। इसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, इसको आपने क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैट में भी अभी पढ़ा होगा। ये सारी बातें होपफुली आप जान रहे हो। उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ जो एल है वो सेपरेशन डिस्टेंस है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाकी एल अपॉन ई को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बढ़ाने घटाने का रेशियो सेम है, तो आर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देख लो, उसी तरह से सेल कांस्टेंट है। जैसे आप कहते हो कि सर V इक्वल टू आई है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। तो जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े, उसी रेशियो में अगर करंट बढ़ता है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी कांस्टेंट। तो आर हमारा क्या होता है आपका, आर जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही ना, एक कांस्टेंट है ना भाई। ये कैसे कांस्टेंट होगा, जब हम दोनों वैल्यू को एक रेशियो में घटाएंगे बढ़ाएंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 है और करंट 4 है, तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आएगा रेजिस्टेंस। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 4 हो गया, करंट आपका 8 हो गया, फिर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा है। तो अगर हम एक ही रेशियो में कुछ भी घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो आने वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात हम आपको पता होना चाहिए। एल अपॉन ए को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, लेकिन ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिख रखी, ये सारी बातें रहने देता हूँ। इसको मिटा के केवल मैं एक बात लिखूँगा यहाँ पे, ओनली वन थिंग्स, जो आपका है रो की जो यूनिट है वो कितनी आई है, ओम इंटू मीटर। होपफुली सारी बातों को आप क्या कर रहे हो, नोट कर रहे हो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ सेल, अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं बट पहुँच जाएंगे, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। कंडक्टेंस ऑफ सेल, हम आपको ओम्स लॉ को फिर से अप्लाई करना है कंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए। आपको पता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो पोटेंशियल, ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। तो जब हम इसको हटाएंगे सेल के रिस्पेक्ट में, जब हम इसको हटाएंगे और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं, और सी इंटू वी हो जाता है। तो सी क्या है, व्हाट इज द सी, एंड दिस सी इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ सेल। तो सेल के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस नहीं होता है, सेल के रिस्पेक्ट में कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस ऑफ सेल इज कॉल्ड सी, और ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो वहाँ 1/r लगाया था, लेकिन 1/r नहीं होगा, यहाँ सी होगा, और इसी सी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। अब अगर हम C को देखेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करते हैं, वी आर जस्ट कंपेयरिंग टू दैट इक्वेशन दैट इज कॉल्ड I इक्वल टू 1/r इंटू बी और I इक्वल टू C/V। तो आप यहाँ देख लेंगे, इस बात को देख लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं C इक्वल टू 1/r, लिख सकते हैं ना, C इक्वल टू 1/r। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे या किसी और स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपका क्लियर कट मेंशन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। होपफुली आपको ये डिफिनीशन समझ में आया होगा। तो इतनी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा हमेशा से मोटिव रहता है कि याद कुछ नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सारी बातें आनी चाहिए। तो कंडक्टेंस ऑफ सेल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। अब अगर हम इसके यूनिट को फाइंड करें तो यूनिट को भी फाइंड करना बेटा बहुत 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 आसान है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट को फाइंड करें तो C इक्वल टू 1/r आपका एक फॉर्मूला है। तो 1/r आपका फॉर्मूला, R की यूनिट आपको पता है, R की यूनिट क्या है, नीचे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका R का यूनिट है 1/ओम। तो C की यूनिट क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स। C जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओम इनवर्स को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। तो सीमेंस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ओम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। और ओम इनवर्स आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपका ओम इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ से भी बेटा ओम इनवर्स ही आएगा। लेकिन अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं C इक्वल टू 1/r, और यहीं से डिफिनीशन उठाया गया, यहीं से डिफिनीशन चुराया गया है। डिफिनीशन क्या लिखा जाता है, डिफिनीशन लिखा जाता है, एक लाइन का एक नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, खूब आता है ये सारे क्वेश्चन, भाई ध्यान में रखिए। डिफिनीशन खूब सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब छोटे छोटे डिफिनीशन। सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, इट इज द रेशियो ऑफ, अभी मैं लिख दूंगा सेल कांस्टेंट का डिफिनीशन, और इस डिफिनीशन को तो मैंने बताया, इसको सीमेंस कहते हैं। तो C इक्वल टू 1/r, जिसको सीमेंस इसका यूनिट है, वो इनवर्स है, और C को कंडक्टेंस कहते हैं, और कंडक्टेंस की डिफिनीशन है इट्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया सबके, बताएं बेटा, समझ रहे हो ना, जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से आ रही है। तो जो अभी तक मैंने बताया उसको मैं यहाँ एक किनारे सेपरेट में लिख दूंगा, ताकि आपको जब अगला कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए उसी में से आपका बहुत सारी चीज़ें ली जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ली जाएंगी तो आपको वो सब बातें पता होनी चाहिए।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टेंस ऑफ सेल तो हो ही गया है, कंडक्टेंस ऑफ सेल हो गया है। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बातें हमने पढ़ा है I इक्वल टू 1/r/v पढ़ा है आपने देखा है कि भाई रो जो होता है इसका यूनिट है ओम इंटू मीटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं। आपने देखा कि R इक्वल टू रो इंटू L/A, और L/A को हम लोग क्या कहते हैं, L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है। आपको मैंने बताया है सेल के केस में I इक्वल टू C इंटू वी, और जहाँ C को कंडक्टेंस कहते हैं और C इक्वल टू 1/r रेसिप्रोकल। इतनी ही बात अभी तक सेल के रिस्पेक्ट में हमने कर रखी है। तो इतनी बात कर रखी है, थोड़ा दिख नहीं रहा तो आप इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, तो होपफुली आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आपको पता है कि C इक्वल टू 1/r, पता है ना आपको। अभी एक बात बताओ, आप अभी आप रेजिस्टेंस को कंपेयर किए हो, आप कहो कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो रेजिस्टेंस है वो आपका कंडक्टिविटी ऑफ सेल की इनवर्सली क्या है, आपका रेसिप्रोकल है कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पढ़ाने क्या जा रहा हूँ मैं फिर से बता देता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपने क्या पढ़ा है, समराइज करके पढ़ा है कि सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ना कि वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस तो हो गया, अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेल। इसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। क्या है आपका एक कांस्टेंट है। कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको, डायरेक्ट डिफिनीशन पे नहीं आते हैं। ये सब बातें समझ में आई कि नहीं आई बताइए। C इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो मैं यहाँ ये बात कह सकता हूँ बेटा, ये बात कह सकता हूँ कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। बताओ, अगर रेजिस्टेंस, और ये तो प्रूव हो गया ना आपका कि आपका रेजिस्टेंस और क्या है आपका कंडक्टेंस ऑफ सेल बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर बोथ आर रेसिप्रोकल तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो हम लोग यहाँ इस बात को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना में जवाब दो आप बेटा। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप देखिए, अब रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो हम कंडक्टेंस क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ऐसी बातें लिखी जा सकती हैं, ऐसी बातें लिखी जा सकती हैं बेटा। तो लिखी जा सकती हैं, तो हम इसको लिखते हैं साथ में, और साथ में लिखेंगे तो सी क्या हो जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। C है क्या, C है आपका कंडक्टेंस ऑफ सेल। थोड़ा सा जो बातें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा, बट आप इसको एक दो बार पढ़ोगे, देखोगे, लेक्चर को आगे पीछे करके रिवाइज करोगे, वीडियो को, जब वीडियो आपका ये पूरा पब्लिश हो जाएगा आपका ये लाइव के बाद, वहाँ से अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें और थोड़ी क्रिस्टल क्लियर होगी। मैं कुछ नया कोई भी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, बस केवल मैथमेटिकल टूल्स हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, उसी को हम डिफिनीशन पे डायरेक्ट न जाने की बजाय डिफिनीशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ सेल का डिफिनीशन पता है, इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस, ये आपको डिफिनीशन आ गया है बेटा। और इसी तरह से आपका L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, ये आगे चल के अभी खूब सारा यूज होगा। सेल कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो ऑफ L एंड A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। आप ऐसे L इंटू ए नहीं लिखोगे, आप लिखोगे रेशियो ऑफ separation distance between electrode and area of cross section of electrode is called cell constant। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, आप ध्यान से सारी बातों को देखिए, ये आप समराइज करते जा रहे हो, ये आप देखते जा रहे हो। अब जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, जब भी हटाते हैं किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो यहाँ ये क्या आता है, आपका कांस्टेंट आता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ ध्यान से इस जगह पे देखिए, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। दिस इज द कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड के। इसको हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू हो जाएगा A/L। के इक्वल टू सी इक्वल टू के इंटू A/L। और अगर हम उस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ये आपका क्या है, R इक्वल टू रो इंटू L/A। ये आपका किसका है, रेजिस्टेंस का। ये किसका है, कंडक्टेंस का। ये है रेजिस्टेंस, ये है कंडक्टेंस। के को क्या कहते हैं, व्हाट इज द के, ये आपका एक नया कांस्टेंट आया है। इसी नए कांस्टेंट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ सेल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके को कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेल। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अगर हम इस के को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो डिफिनीशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया वो इससे कंपेयर करके दिया गया है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, के इज 1/रूट, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ये लोग भी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं भाई। देखिए सी और आर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो के एंड रो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। A/L एंड L/A भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं हैं। आर यू एग्री, बताइए भाई, इससे आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कहो तो मैं फिर से बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, सारी बातें आप समझ चुके हो। कंडक्टेंस ऑफ सेल पूछा जाए तो आप बता सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट बता सकते हो, रेशियो ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। इतनी बातें आप बता सकते हो। तो जब इतनी बातें बता सकते हो, तो अगली बात बताने में क्या दिक्कत है भाई, बड़े आसानी से हम अगली बात भी कर सकते हैं। हमको पता है सी क्या है आपका, सी जब रेसिप्रोकल है, किसके रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्या है, सॉरी बार लेंथ ऑफ वायर होता है, क्योंकि ये फिजिक्स में यही सारी बातें बताई गई है। लेकिन लेंथ ऑफ वायर नहीं है, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो कंडक्टेंस क्या होगा, या कंडक्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जस्ट अपोजिट होगा किसके, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। उसी तरह से आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। अब जब हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो अगर हम किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं बेटा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। दिस इज द के इंटू ए इंटू एल, ये आपका आता है। आप अगर के की यूनिट को फाइंड करो, देख लो, चलो हम यूनिट को फाइंड करते हैं। किसकी यूनिट को फाइंड करते हैं, के की यूनिट को। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू L/A। सी किसकी यूनिट है, सी का यूनिट क्या है, सी का यूनिट है ओम इनवर्स।
और ओम इनवर्स को कैसे लिख सकते हो, 1/ओम। लेंथ जो आपका है सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इसका यूनिट क्या है, मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, ये जो आपका के निकल के आया, इसी के को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसी के को कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सेल। ठीक, इसको अभी डिफिनीशन वाइज हम बात करते हैं, अभी डिफाइन करते हैं। मैं फिर से बता दिया हूँ, होपफुली आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये यूनिट देखिए क्या निकल के आया, इस कंडक्टिविटी ऑफ सेल, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ सेल को के कहते हैं, कंडक्टेंस को सी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी को यही सब कन्फ्यूजन है। कंडक्टिविटी ऑफ सेल को हम के कहते हैं, कंडक्टेंस ऑफ सेल को सी कहते हैं। सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात पहले आपका प्रूव हो चुका है, ये बातें मैंने आपको बता रखी हैं, तो ये आपको डाउट नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका के, आपका यूनिट देखेंगे तो क्या आएगा, 1/ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये आपका यूनिट आएगा। और अगर आप किसके यूनिट को देखेंगे, अगर यूनिट देखेंगे किसके, इसके यूनिट को देखेंगे, इसके यूनिट को देख लो, इसके यूनिट को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं देख लीजिए, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेपरेशन डिस्टेंस। ये आपका हो जाएगा ओम इंटू हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रो इक्वल टू आ जाएगा ओम इंटू मीटर। आप ध्यान से देखिए इसके यूनिट को, आप ध्यान से देखिए इसकी यूनिट को, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आप हमको आंसर दीजिए, आप हमको रिप्लाई करिए बेटा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। समझ में आ रही नहीं बातें, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब एक दोनों के रेसिप्रोकल हैं तो इसी का डिफिनीशन यहीं से आने वाला है। इससे पहले मैं इन सब बातों को मिटाऊं, उसको तो मैं रहने दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है आपको, तो आपने पूरी डिटेल में सारी बातों को देखा। इसको आप नोट करिए, फिर आगे के डिफिनीशन को मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको नोट करो। हो गया, तो देख लो भाई, आपने क्या क्या फाइंड किया है, आपने फाइंड किया है ये कंडक्टिविटी ऑफ सेल का यूनिट 1/ओम इंटू मीटर, और आपने फाइंड किया है रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर। क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? बार बार पूछ रहा हूँ भाई, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए पूरी तरह से। यस सर 100% रेसिप्रोकल हैं। तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 1/रो, क्योंकि रो की यूनिट क्या है आपका, रो का यूनिट ओम इंटू मीटर है। तो क्या यही बात नहीं निकल के आ रही, सॉरी यहाँ पे के होगा, के आपका कंडक्टिविटी ऑफ सेल है, कंडक्टिविटी ऑफ सेल 1/ओम इंटू मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ओम इंटू मीटर, और रो की यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ सॉरी गलती से हो जा रहा है कंडक्टेंस में, आप मत करिएगा, देखिए इतना कन्फ्यूज़न होता है कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी में, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके सारी बातें समझ में आएगी। तो आपको के है जिसको कंडक्टिविटी ऑफ सेल कहते हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं इसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता ओम इंटू मीटर, 1/ओम इंटू मीटर, यही तो आया। तो इसका डिफिनीशन, के का डिफिनीशन क्या होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सेल। समझ में आया? ये एक एक नंबर का डिफिनीशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा थोड़ा सा है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, इसको मैं सब बातों को अब मिटाता हूँ। ये जो मैंने इधर लिख रखा है इसको भी मिटाता हूँ, सारी बातें मिट गई।
सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई। एक बार क्या मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ बार बार, एल अपॉन ए को क्या कहते हैं आप लिखिए नीचे चैट बॉक्स में। एल अपॉन ए को क्या कहते हैं? एल अपॉन ए को हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। ये आपका काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और हमने बताया सी क्या है? सी है आपका 1/r। तो सी है कंडक्टिविटी ऑफ सेल, कंडक्टिविटी ऑफ सेल। और कंडक्टिविटी ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टिविटी ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये मैंने बताया। उसके बाद हमने बताया इस के बारे में। के क्या है? 1/रेजिस्टिविटी। इस के को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी नहीं भाई, बार बार गड़बड़ हो जाता है। कंडक्टेंस ऑफ सेल, ये है आपका कंडक्टिविटी ऑफ सेल। आप लोग भी बोल सकते हो सर वहाँ कंडक्टेंस हो गया है। कंडक्टिविटी ऑफ सेल, और कंडक्टिविटी ऑफ सेल को हम लोग और क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। और इट इज़ रेसिप्रोकल, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो ये डिफिनीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? अगर मान लो आपको थोड़ा कम समझ में आया तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपका पब्लिश हो जाएगा, जिसको आप फिर से देख सकते हो भाई, 2-3 बार आगे पीछे रिवाइज करके देख सकते हो। तो आप इसको देखोगे तो हम 100% एकदम कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि डिफिनीशन में आपको रटाना नहीं चाहता, मेरा मोटिव नहीं है। रटाना होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता है रेशियो ऑफ एल एंड ई इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। और अब हम कंडक्टेंस ऑफ सेल की बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या कंडक्टिविटी ऑफ सेल की बात करते तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। खत्म बेटा, खत्म कहानी। 2 मिनट की बात होती है, 2 मिनट में आपका ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाता है। 30-40 मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये 30-40 मिनट मैंने क्यों लगाया है, उसका रीज़न ये है कि सिंपल बातें आपको सब कुछ समझ में आ जाए। नोट कर लो इसको एक बार, यही तो इम्पॉर्टेंट है। तो होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा बेटा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आपके एग्जाम में एक बात और पूछी जाती है, ये जो कंडक्टेंस ऑफ सेल है वो तो मेरा टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपका ये आपके केमिस्ट्री में ही जेईई मेंस के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। डायमेंशन ऑफ सी, इस सी के डायमेंशन को पूछा गया है। तो सी के डायमेंशन को पूछेंगे, डायमेंशन पूछा गया है जो आपका क्लास 11th में पढ़ा होगा। इस सी के डायमेंशन को हम फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। आपको पता है सी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू वी होता है कि नहीं होता है? सी इक्वल टू आई इंटू वी। नहीं, आपको पता है आई इक्वल टू सी इंटू वी। अब सही है, आई इक्वल टू सी इंटू वी, ये आपको पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। इसको कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ सेल, ना कि कंडक्टिविटी ऑफ सेल, ना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ सेल का डायमेंशन पूछा जाता है। अगर हम किसी एक वैल्यू से दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो क्या इस इक्वेशन में कोई भी चेंज आएगा क्या? बताए, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, या हम Q से मल्टीप्लाई करते हैं इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम Q से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इंटू आई इक्वल टू सी वी इंटू क्यू। अब आपको पता है, इतना बात तो आपको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एनर्जी कहते हैं, या एनर्जी कहो या वर्क डन कहो, कुछ भी कहो आप, वर्क डन कहिए। देखिए आपने इसको पढ़ा है,
इतना तो हम भी जानते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इक्वल टू V इंटू क्यू, जिसको हम लोग एनर्जी या वर्क डन कह सकते हैं, जिसका यूनिट जूल होता है, ये आपको पता है, इतना आपको बातें पता है। तो अगर हम Q इंटू आई इक्वल टू सी V इंटू क्यू लिखते हैं, तो Q इंटू आई इक्वल टू सी, और V इंटू क्यू की जगह हम लोग यहाँ एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है एनर्जी बेटा। अब आप बताओ, Q को और ओपन करते हैं तो हमको पता है Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इक्वल टू होता है आई इंटू टी। पता है कि नहीं पता ये बात? ये बात पता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, 100% पता होगा भाई, 12th में हो आप। तो यहाँ आपका वैसे भी आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, इतने होशियार हो कि बहुत कम पढ़ते हो, क्योंकि आप कि ब्रिलियंसी का तो कोई जवाब नहीं, आप यू आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, है ना। Q इक्वल टू हमने आज तक इतना टैलेंटेड देखा नहीं कहीं बच्चे, जितना टैलेंटेड आप लोग निकल गए हो। Q इक्वल टू आई इंटू टी, तो आई इंटू टी का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू टी इंटू आई इक्वल टू सी इंटू एनर्जी। अब यहाँ आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू सी इंटू एनर्जी हो जाएगा। अब डायमेंशन फाइंड करना है किसका, सी का, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी अपॉन क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। अब आई जो होता है, इसका डायमेंशन की जगह हम सिंबल क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना ए, तो क्या होगा डायमेंशन देख लो भाई, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका टी, होगा कि नहीं होगा इस तरह से। और देख लीजिए आप, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml पे 2 टी पे -2, करेक्ट है कि नहीं भाई, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है हमको। ml पे 2 टी पे -2 होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये मैं ये सारी बातें यहाँ मिटा देता हूँ, आप तो नोट कर ही लिए होगे भाई, क्यों टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, ये सारी बातें तो आपको आती ही होगी, है ना। इसमें कुछ करना है नहीं, तो आपको कुछ करना बहुत विशेष तो है नहीं, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, आप देखिए M इनवर्स L इनवर्स A पे 2 T पे 3, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सेल, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सेल। तो इस तरह से हम कंडक्टेंस ऑफ सेल के डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया, फिजिक्स में नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आप बताइए, क्या ये मेरा पूरा लेक्चर जो आपका कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ सेल C, कंडक्टिविटी ऑफ सेल K, सेल कांस्टेंट L अपॉन A, ये डायमेंशन, यूनिट, सारी बातें समझ में आई सबको? ओम्स लॉ आपको समझ में आया? सारी बातें समझ गए तो आपका एक लेक्चर या इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा, मतलब 40 मिनट, 80 मिनट मैक्सिमम, ये चैप्टर पूरा आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स नहीं शुरू करूँगा, केमिकल काइनेटिक्स नहीं शुरू करूँगा, एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ कहेंगे। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा पैकेज है, पूरा कंप्लीट पैकेज है, उसका टारगेट है आपका 60 डेज़, 60 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड, 60 लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ख़त्म करूँगा मैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा जैसे आपके बुक में दे रखा है सारी चीज़ें। पहले मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद हम चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा वो आपके जो 11th बुक में दिया गया उससे ज़्यादा आगे जाके बताऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए 60 डेज, 60 लेक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। तो 60 दिन का पूरा कंप्लीट पैकेज है। और इस पैकेज में अगर आप आके पढ़ना है, केवल आपको और कुछ करना नहीं, अगर ये 60 डेज़ में आके पढ़ोगे तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, है ना। और इसके बाद जो केमिकल काइनेटिक्स और जो भी चैप्टर आपके बचते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म, पूरा कंप्लीट कर दूंगा एक सेकेंड बुक, तो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। तो 60 डेज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो जाएगा, उसी हिसाब से मैं भी सिलेबस की तैयारी कर लूँगा। तो सबसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि मैक्सिमम लोग आएँ, मैक्सिमम लोग क्लास करें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।